वैसे भी आजकल आप सब लोगों के जो ट्यून्स होंगी यानी मोबाइल की, वो ये इस तरह कोई नात होगी या कोई रिजल्ट आने से पहले पहले ना हम काफी नेक हो जाते हैं। नमाज में भी ऑटोमेटिकली पाबंदी सी आ जाती है, बंदा रेगुलर हो जाता है। चले, बजट का लफ्जी मतलब ये होता है कि हमने कोई चीज डिफाइन करनी है और उसको फिर अचीव करना है। बजट का लफ्जी मतलब हमें क्या पता था कि कोई भी एक प्लान ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो जो है क्वांटिफाइड। अब दो चीज होती है, आपको पता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है ना, वो होता है वो चीजें जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, होती है जजमेंट्स। और क्वांटिफाइड अपनी उस जजमेंट को क्वांटिफाई करना, वो बजट बन जाता है। जैसे आपने सोचा हमने सेल बढ़ानी है, 10% सेल्स बढ़ानी है। अब 10% सेल्स बढ़ानी है तो पिछली सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.10 से, हमारी 10% सेल्स बढ़ जाएंगी। लेकिन हम बजट करते हैं किसी पीरियड के लिए। वो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। तो अगर बजट की डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि बजट कुड बी डिफाइंड एज क्वांटिफाइड प्लान ऑफ एक्शन टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर सादा सी बात मैं कहूं ना कि इसका मतलब क्या है, क्वांटिफाइड प्लान ऑफ एक्शन। बजट क्या होता है? क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब क्या है कि आपने जो सोचा है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दो। सिर्फ ये नहीं सोचा अच्छा हम सेल बढ़ा लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, ढमकाना कर लेंगे। ये सोचने की हद तक ये चीजें क्वालिटेटिव होती हैं। जब उसको न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटिफाइड, और उसको हम क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट बेसिकली क्या हुआ कि प्लान ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। वो कहते हैं कि जनाब उस क्वांटिफिकेशन के अंदर एक डेफिनेट टारगेट होता है और यार्ड स्टिक। डेफिनेट टारगेट का मतलब क्या है? आप सारी चीजें डिफाइन करोगे। क्या मतलब है? आपने सेल्स कितनी करनी है, डिफाइन होगा। कितने पीरियड में अचीव करनी है, यार्ड स्टिक। कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं अपने बजट को अचीव करने के लिए, अपने प्लानिंग को अचीव करने के लिए। तो टारगेट डिफाइन का मतलब यह है कि हर चीज क्लियर करें। हमारे एक्सपेंसेस इतने आएंगे, हमने सेल्स इतनी है, हम खरीदेंगे फला बंदे से, हमारी ये प्राइस कॉस्ट आएगी। वैसे देखा क्या जाता है? सबसे पहले रेवेन्यू नहीं देखा जाता, कॉस्ट देखी जाती है। उस कॉस्ट के अंदर प्लस क्या किया जाता है? मार्जिन। वो मार्जिन प्लस कर लो, आपकी सेल प्राइस निकल आएगी। तो हम कोई भी चीज अचीव करने से पहले उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट फाइंड करने के बाद हम उसमें अपना मार्जिन ऐड कर देंगे, हमारी सेल प्राइस आ जाएगी और प्रॉफिट भी वहां से फाइंड हो सकता है। तो डेफिनेट टारगेट का मतलब है आपने हर चीज डिफाइन करनी है, अपने टारगेट्स, प्लान्स। और यार्ड स्टिक का मतलब क्या है कि उन प्लान्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे करनी है। रिसोर्सेज की एलोकेशन का मतलब क्या है? मटेरियल कितना लगेगा, कहां से खरीदेंगे, वेस्टेज कितनी होगी, लेबर कहां से आएगी, पर आवर रेट क्या होगा, और कितनी लेबर हमारे पास शॉर्ट है। ये सारे यार्ड स्टिक के अंदर आते हैं। तो अगर बजट की पेपर में सवाल आ सकता है डिफाइन द बजट, तो आपने सिर्फ ऊपर वाली लाइन और ये दो बातें लिखनी है कि जनाब पहली बात है कि ये क्वांटिफाइड प्लान ऑफ एक्शन होता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इसके अंदर जो आपका प्लानिंग पर्पस होता है वो डिफाइन होना चाहिए। और यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है कि आपके सारे रिसोर्सेज वगैरह आपको पहले से डिफाइन होने चाहिए। कि सपोज दैट आपने सोचा है कि जनाब आपने एक हॉस्टल्स के अंदर ना मेस प्रोवाइड करना है। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ये जो आप लोग तो यानी कुछ हॉस्टल, ज्यादातर जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं ना, उनको एक शिकायत होती है कि उसके हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं। अब कुछ लोगों ने इस चीज को देख के उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि हॉस्टल्स में जो बच्चे जिनको खाना पसंद नहीं है, हम उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करें। मतलब जैसे घर का खाना होता है, अब ये नहीं वो हर चीज को डिफाइन करके। तो एक जो बिजनेस मैं जानता हूँ जिस बंदे का है, वो क्या करता है, उसका तरीका कार क्या है कि उसने जितने भी यहाँ पर जो आउटसाइडर रहते हैं ना, जॉब होल्डर आउटसाइडर, स्टूडेंट आउटसाइडर, जो घर वाले, वैसे तो यहाँ पर घर में भी खाना कम ही बनता है, लेकिन अगर जो हॉस्टलाइज हैं और वो लोग जिनकी फैमिली इधर नहीं है,
उस बंदे ने उनको टारगेट किया और बड़ा प्यारा प्लान दिया उनको। उन्हें कहा कि भाई साहब, हम आपको डेली बेस पे एक मैसेज दिया करेंगे, उनमें से आज हमने सपोज दैट 3 खाने बनाने हैं या 3 सब्जियां बनानी है, हम वो तीनों के नाम आपको बता देंगे, तो आपने हमें रिप्लाई करना है कि भाई आपने कौन सा खाना आज रात खाने के प्लान में हो, उन 3 में से या 4 में से। इस टाइम उसके पास 200 प्लस लोग हैं जिनको वो खाना प्रोवाइड करता है। अब वो एक बंदे को एक मैच के ऊपर वो पहले तो 4000 रुपए लेता था एक टाइम का, अब नहीं मुझे पता कि वो कितना, पूरे महीने का 4000 रुपए एक बेस्ट प्राइस है। अगर आप महीने में देखें एक टाइम का, आजकल के जमाने में तो 100 रुपया तो कुछ है ही नहीं, तो वो 4000 रुपए एक टाइम का लेता था। अगर वो नाश्ता शामिल करते थे तो वो 6000 का देता था। अगर 3 टाइम का खाना तो उसका एक्स्ट्रा से एक डिफाइन था। अब सपोज दैट आप भी ये प्लान करते हो कि ठीक है आपने मैथ्स प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए मिनिमम, दैट इज अ यार्ड स्टिक। प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग करोगे जी यार मैंने कैंप्स में जाऊंगा, वहां के स्टूडेंट्स के जाकर बात करूंगा, फिर मैं बाकी कॉलेजेस में जाऊंगा, वहां पर जाकर उनसे कहूंगा कि भाई साहब हम ये शुरू कर रहे हैं कि अगर पहले ऐसा भी कर सकते हो कि आप उन्हें 1 हफ्ता फ्री खाना प्रोवाइड कर दो कुछ लोगों को, ताकि उनसे वो फेमिलियर हो जाए आपसे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बजटिंग का हिस्सा होती है, प्लानिंग का हिस्सा होती है। जब आपने बजट प्लान कर लिया कि ठीक है भाई बनाना, ये काम शुरू करना है, फिर आपने स्टूडेंट्स को खाना डिलीवर कैसे होगा, दैट इज द यार्ड स्टिक। अब आप वो चीजें डिफाइन कर रहे हो, ठीक है जनाब स्टूडेंट्स को खाना तो डिफाइन होगा, अच्छा मैं 2 लोग ले लूंगा, उनको बाइक लेकर दे दूंगा, वो बाइक के ऊपर डिफरेंट एरिया के स्टूडेंट्स को कैच करेंगे। फिर जब आपने अगला बजट करना है, सपोज दैट आपने गार्डन टाउन को टारगेट किया, उसके लिए आपने 2 बंदे रख लिए, फिर आपने सोचा जी गुलबर्ग में भी टारगेट करते हैं, तो आप गुलबर्ग के लिए वही बंदे जाएंगे या नया बंदा हायर करोगे, ये सारी किस चीज का हिस्सा है, प्लानिंग का। और 90% ना हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं कि बजटिंग और प्लानिंग की कोई कमी है, हम बहुत ज्यादा अच्छे सोचने वाले लोग हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। मैं कहता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी छोटा सा बिजनेस आता है ना, लेकिन एक सीए की स्टडी के साथ ना बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन या किसी भी डिग्री में होता ना, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता कि आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आए, थोड़ी सी प्लानिंग करके शुरू कर दो। जब तक आप 2-3 चीज बिजनेस में फेल नहीं होगे ना, आपको अकल नहीं आएगी। फिर जैसे ही आप, यानी इस तरह तो ये कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इतने अच्छे अच्छे बिजनेस प्लान सोचते हैं और सोचते सोचते मर जाते हैं, कभी वो एग्जीक्यूट नहीं करते। इंडिया के अंदर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है। उसके अंदर करते क्या है कि वो एक बंदा, वो जितने भी बिजनेस आइडिया सोचे होते हैं ना लोगों ने, वो उस शो के अंदर जाकर शेयर करते हैं। वहां पर इन्वेस्टर आए होते हैं, वो कहते हैं कि भाई उनको जिसका बिजनेस पसंद आता है ना, उसको कहते हैं कि ठीक है आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लिया है, ये हमें दें, और या हम मिलके इक्विटी आपका शेयर यानी प्लान आपका, बाकी सोर्स भी आप अरेंज करें, हमारी कोई मदद चाहिए हम भी कुछ देते हैं, पैसा भी देते हैं, तो हम ये बिजनेस शुरू करते हैं। और इस वजह से उनमें बहुत, आपको पता है ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना मतलब बिजनेस प्लान इसे कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस प्लान बनाने के लिए किसी को कह दिया जाए ना, मौत पड़ती है। हालांकि हमारे फील्ड के अंदर तो वैसे बना लेना चाहिए बिजनेस प्लान, रोजाना कोई ना कोई प्लान बनाकर ये बिजनेस होता है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जॉब को प्रेफर किया जाता है। मैं कहता हूं करो जॉब, लेकिन बिजनेस प्लान वाले, ये भी एक जॉब है, किसी को बिजनेस प्लान बना के देना, ये भी एक जॉब है, ये भी आम सी बात है। और इसकी तो अच्छी खासी अर्निंग है। अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाओ ना, तो एक बहुत बड़ा काम है ये बिजनेस प्लान बना के देना। चले, फिर लोग ये भी कहते हैं कि अगर इतना ही अच्छा प्लानर होता तो अपनाना शुरू कर लेता। बहुत ज्यादा ये आती हैं चीजें लोगों के दिमाग में, क्योंकि हमारे लोग जो ना अप्रिशिएट कम करते हैं और उसमें जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो ज्यादा निकाल लेते हैं। चले, बिजनेस नहीं, मेरे ये है कि किसी ना, ये जो होते हैं ना ये चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले, क्योंकि बाकी तो ज्यादा पैसे लेंगे, जिनका अच्छा खासा नाम हो, उनके साथ बंदा प्लान करके कि वीकली एक ऐसा प्रोग्राम रखे, और कम से कम अपने कॉलेज में तो बंदा शुरू कर सकता है।
गोल्ड वाला बोल चैनल शुरू कर रहे हैं या कर दिया है? अच्छा अभी उन्होंने करना है। चले उसके बाद नहीं, ये तो अभी मैं ये न्यूमेरिकल का एक और चैप्टर है। जैसे मैं थ्योरेटिकल शुरू करूंगा तो मैंने आपसे बिजनेस प्लान बनवाने हैं, छोटे छोटे बिजनेस प्लान ना। पहले कुछ बिजनेस प्लान आपको स्टडी के लिए दूंगा, तो फिर मैं आपको ना ये बिजनेस प्लान दिया करूंगा कि कोई ऐसा बिजनेस प्लान सोच के आए जैसे क्योंकि मेरे घर में मेरी बड़ी बहन के साथ बहुत ज्यादा गपशप होती रहती है, तो वो बेसिकली डिजाइनर है, कपड़ों के डिजाइन करती है और खुद भी कपड़े का काम करती है वो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इसको ना एक अगले लेवल पे लेकर आए। तो कहती नहीं मार्केट में बड़ा गंद है फलाना ढिमकाना, जैसे ये हमारा एक होता है आमतौर पे। मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा इसी बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज सोचें कि जो पहले से नहीं है। अब 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपना बिजनेस प्लान बना लिया। 4 साल की मेहनत है कि जो मैंने उन्हें कहा कि आपने बिजनेस शुरू करना है। अब 4 साल के बाद एट द एंड उन्होंने वो स्पेस ढूंढ ली कि अच्छा गारमेंट्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो अभी प्रोवाइड नहीं हो रही, और वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर ना वो लॉन्च भी कर रहे हैं। मतलब वो कि जब ये जो खवातीन जब उनके ना इन द प्रोसेस ऑफ बेबीज होती है ना, उनके वो ड्रेसेस बना रही हैं, तो वो उन ड्रेसेस के अंदर कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बना रही है कि जनाब वो कि जो उन खवातीन के लिए, क्योंकि उनको खवातीन को पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन उन कपड़ों में वो दे रही हैं बेसिकली। तो वो 2 पार्टनर है, तो वो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने अगले 2 दिन में उन्होंने काम सारा कर लिया। बस अब सीए वाले को वो हम ना हमारे पास ना पढ़ने के जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हम लोग ना डरते बहुत ज्यादा, पढ़ते नहीं है, परेशान भी होते हैं, सारा कुछ होता है, पढ़ने के अलावा सब कुछ होते हैं। तो सीए वाला बंदा जब तक सीए में रहता है ना तो कोई काम करता है और ना ही पढ़ता है, बस सोचते ही रहता है। हाँ नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इसका डर खत्म होना चाहिए। और पहली बात, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा बच्चों को स्टडी के साथ साथ बिजनेस प्लान के अंदर इन्वॉल्व लाजमी होना चाहिए। और मेरा तो एक छोटा सा सब्जेक्ट है, वो भी अभी मैंने जबरदस्ती एक दिया हुआ है। वैसे मैंने फाइनेंस ही पढ़ाता था इसका, मैनेजेरियल तो मैंने हो सकता है एक बंदा है सही वो नजर में कि हो सकता है वो राजी हो जाए, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन वो पढ़ाना शुरू कर दे। अब बेसिकली असल चीज ये है जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना, जैसे आपने I2B पढ़ा, I2B फिर कंपनी लॉ और फिर ये इसका मैनेजेरियल पोर्शन, ये बिजनेस ही सिखाता है। और इतने बड़े बड़े बिजनेस फेलियर की कहानियां हमारी बुक में लिखी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते फेलियर की, और बिजनेस सेट होने की भी उन्होंने कहानियां लिखी हुई है। तो मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूं क्रीम मार्केट के अंदर। वो क्या था, एक कंपनी थी, गार्ड प्रोवाइड करते थे, जो कंपनी गार्ड नहीं है जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो गार्ड प्रोवाइड करती थी। तो वहां पर वो गार्ड एज अ गार्ड के तौर पर उसने काम किया। फिर उसने, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा कि मैं ना आपके अकाउंट से संभालता हूँ, ये जो जितने गार्ड रखते हैं कल को दे रहे हैं, वो अकाउंट संभालने लग गया। फिर अकाउंट संभालने के साथ साथ इस टाइम आफ्टर 12 इयर्स वो एक गार्ड कंपनी का मालिक है, मुहाफिज कंपनी के नाम से उसकी गार्ड कंपनी है, मुहाफिज एसोसिएशन। और क्रीम मार्केट के अंदर उसका अपना एक प्लाजे का हिस्सा है पूरा, और उसके जितने मुलाजमीन हैं तकरीबन, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि उसने अपने 15 मुलाजमीन को ये सिटी गाड़ियां दी हुई हैं। और उसका काम क्या है, और इमेजिन करिए उसकी अर्निंग का, ये गार्ड, ये वाले सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड नहीं करता, वो गार्ड प्रोवाइड करता है ये जो बैंक वाले प्लेज नहीं करते चीजें, स्टॉक प्लेज करते हैं। तो स्टॉक प्लेज अगर हो जाए तो फिर वो स्टॉक का स्पेसिफिक पोर्शन बेच नहीं सकते वो कंपनी। तो ये बैंकों के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि जहां जहां आपने अपने स्टॉक प्लेज करवाए हुए हैं ना, हम आपको गार्ड प्रोवाइड करेंगे कि वहां जाकर ये, क्योंकि कंपनी का बंदा तो वो नहीं होगा, तो फिर बैंक आउटसोर्स करते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सिक्योरिटी गार्ड उधर वहां पर ये अपॉइंट होते हैं, ये बैंक से लेते हैं। क्योंकि मेरा कजन काम करता है इसलिए मुझे उनकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो शेयर तो नहीं करनी चाहिए, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि वो एक बैंक से एक गार्ड का 30,000 रुपए लेते हैं, और देते कितने, 12,000 गार्ड को। 30,000 रुपए बैंक से लेते हैं, और हर गार्ड की वो जो सैलरी है वो 12,000। अब इसके साथ साथ उनकी अदर इनकम भी होती है। अदर इनकम क्या होती है कि कंपनी वालों से मिलके
उस सामान ना बिचवा देते हैं कि जितना वो डिस्पोजल होगा जी इतना ये आपने 100 यूनिट नहीं बेच सकते, तो वो बिचवा देते हैं, फिर पूरे भी हो जाते हैं। तो जब कभी बैंक ने छापा छुपा मारना हो तो वो कोई सामान पूरा उतना कर लेते हैं। तो ये वो तो अदर इनकम है जो कि अनएथिकल है, लेकिन उनकी एथिकल इनकम इतनी ज्यादा है कि इस टाइम वो पूरे पाकिस्तान में मुहाफिज एसोसिएशन गार्ड प्रोवाइड करती है। यानी एमसीबी बैंक लास्ट टाइम उनसे चला गया इससे इसी वजह से, गलत काम करने की वजह से। अदरवाइज इस टाइम उनके पास एचबीएल पूरा पाकिस्तान में जिधर भी ब्रांचेज है ना एचबीएल की उनके पास है, एबीएल की उनके पास है, एमसीबी उनके पास था वो अब चला गया। और ये इतनी चीजें वो प्रोवाइड करता है। और वो था क्या, वो खुद बजाते खुद गार्ड था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने चीजों को अंडरस्टैंड किया और उसको फिर अपना एग्जीक्यूट किया। बेसिकली एग्जीक्यूशन, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बहाने सोचते रहते हैं, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, फलाना ढमकाना। तो हमारे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, अगर उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाए कि ये वो प्लान आकर शेयर करे, हाँ पहले बोंगे शोंगे लगेगी, अब हर बंदा अपने आप को बिजनेस प्लानर समझेगा, लेकिन बाद में ऐसा ऐसा उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। चले आज है बजट। बजट करने का पर्पस क्या होता है? जाहिर सी बात है, सबसे पहले प्लानिंग कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव है, ये तो सिंपल है प्लानिंग, मैं इसको बता देता हूं। प्लानिंग में क्या क्या आता है, सेल कितनी होनी है, कहां से चीजें खरीदनी है, ये सारी प्लानिंग में आता है। उस प्लानिंग के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना कंट्रोल कहलाता है। यानी प्लानिंग कर लो, उस प्लानिंग के लिए रिसोर्स हर कुछ सब कुछ हो गया, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस कि जो हमने प्लान किया था क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है। या कंट्रोल का मतलब यह भी आता है कि हमने जो प्लान किया था और एक्चुअल है उसका डिफरेंस क्या है, वेरिएंस जिसे हम कहते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग, जो आपने प्लानिंग की है, आपको पता है पहले हमारी बजटिंग पेपर के ऊपर होती है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है कि वो हमने एग्जीक्यूट करना भी है या नहीं करना। वही डिसीजन मेकिंग जो आप करते आए हो, वायबिलिटी, वो आई कैप तो आपसे भी करवाता भी है, वो अलग बात है कि आपको नहीं समझ लगी। रिसोर्सेज एलोकेशन तो आपको पता है, कौन कौन से एसेट्स, कौन कौन सी लेबर उनको एलोकेट करनी है। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि लेबर और ये सारी चीजें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके और प्रॉपर टाइम पर कम्युनिकेट करके। उसके बाद ये चीज, स्टेजेस ऑफ बजटिंग प्रोसेस। पेपर में सवाल क्या आ सकता है, बजट डेफिनेटली वो कहकर डिफाइन करो उसके क्या पर्पस है, या बजट प्रोसेस करने का स्टेजेस बताएं। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पेपर में यही सवाल आ जाए ना, डिफाइन 5 एक नंबर का आ सकता है मैक्सिमम, डिफाइन बजट एंड पर्पस ऑफ बजट, और हम ये नीचे वाला लिख देते हैं, या वो नीचे वाला पूछे हम ऊपर वाला लिख देते हैं। मतलब पर्पस की जगह वो प्रोसेस लिख देते हैं या प्रोसेस की जगह पर्पस लिख देते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे पहला स्टेज क्या है जब बजट प्लान करते हैं, तो बजट पॉलिसी, और वो डिटेल में। तो यार पाकिस्तान में भी तो हर साल बजट पेश होता है, उसी को समझ सोच लो, जो हमेशा वो जिसकी एक पार्टी बजट पेश करती है, दूसरी पार्टी कॉपियां फाड़ के लहराती है। कम्युनिकेट करो फुल बजटेड पॉलिसी, जिस कंसर्न्ड पीपल को कम्युनिकेट करो। फिर प्रिंसिपल ऑफ बजट फैक्टर, ये क्या होता है, बजट फैक्टर के प्रिंसिपल। जो बजट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। सबसे पहले है एम्प्लॉई। आपने जो बजट किया वो एम्प्लॉई अगर मोटिवेट नहीं है, इसे कहते हैं बजटरी स्लैक। इस लफ्ज का एक प्रॉपर टर्म होती है कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं, हमने सोच लिया सारा कुछ, लेकिन एम्प्लॉई अगर मोटिवेट ना हो ना तो फिर काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बजटरी स्लैक भी होता है। फिर तो ये फाइनल एक्सेप्टेंस, निगोशिएशन, ऑनगोइंग रिव्यू का मतलब है कि अगर टाइम पर चेंज करना पड़ जाए तो कर लो। टाइप ऑफ बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दफा पढ़ लेगा तो आपको याद हो जाएगा। मास्टर बजट को कॉर्पोरेट बजट भी कहते हैं। मास्टर बजट का मतलब क्या है, हर एक डिवीजन या हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट बना के इकट्ठा कर लेना मास्टर बजट कहलाता। देखिए, सेल का एक अलग बजट, परचेज डिपार्टमेंट का एक अलग बजट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक अलग बजट, और इनकम स्टेटमेंट का जो बजट होगा दैट इज द मास्टर बजट।
अगर आप ये देखिए, वो कहता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, एसओसीआई भी होगा, एसओएफबी के अंदर भी होगा, कैश फ्लो भी होगा, और उन सब के अंदर वो सारे छोटे छोटे बजट भी होंगे। सेल का बजट भी इसके अंदर आ गया, परचेज का बजट भी इसके अंदर आ गया। तो मास्टर बजट क्या होता है, बेसिकली सारी डिविजन्स का कलेक्टिवली जो बजट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। ये सारी न्यूमेरिकल है, ये आप लोग कर चुके हो, इसको सिर्फ एक नजर पढ़ लेना, मोर देन इनफ है, ना भी पढ़ना तो कोई मसला नहीं। ये पेपर में आ सकता है 2-2 नंबर का। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, नाम से पता चल गया। फिक्स्ड बजट क्या होगा, ऐसा बजट जो हमने एक दफा प्लान कर लिया है ना, फिर उसमें चेंजेस। ऐसा बजट बनाने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल ही नहीं है, वो घर वाले काबू नहीं होते, तो बाहर क्या कर चौधरी बनोगे। तो फिक्स्ड बजट अगर आपने बनाया है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने खास तौर पर यहां पर अगर आप देखेंगे, वो कहता है जी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटली कंट्रोल्ड, एज इन कैश कंट्रोल, बेसिकली तो रिसोर्सेज ही है ना। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, एक दफा आपने बजट बना लिया ना, हो सकता है कुछ चीजें चेंज होने की वजह से आपको चेंज उसमें प्लस माइनस करना पड़े। आपने कहा जी सेल करनी है इतनी ज्यादा, हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो आपने प्लान किया था सेल, उसको डबल करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा था कि ये हमारी सेल इतनी ज्यादा हो जाएगी फलां इवेंट की वजह से, वो इवेंट ही नहीं हुआ, फिर आपको बजट अपना चेंज करना पड़ा। तो फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो टाइम के साथ चेंज हो सके, और फिक्स्ड बजट वो होता है कि जो एक ही दफा आपने बना लिया। तो ये फ्लेक्सिबल बजट का बस एक एक लाइन, इससे ज्यादा नहीं। इंक्रीमेंटल बजट, ऐसा बजट जो टाइम के साथ साथ किसी वजह से लाजमी बढ़े, और वो 2 ही वजह होती है मेन, इन्फ्लेशन या टैक्स रेट। टैक्स रेट चेंज हो गया तो आप लोगों का वो जो बजट है वो सारे का सारा, एसपीएल का बजट बना रहे हो तो उसमें टैक्स रेट अगर चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, या इन्फ्लेशन चेंज होगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज एक नजर पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है, ये भी पेपर में आ सकता है। जीरो बेस बजट क्या मतलब होता है, वैसे इसका पढ़ के ना आप मुझे पहले बताओ, नजर तो आ रहा है ना क्या होता है जीरो बेस बजट। पहली 1.5 लाइन पढ़ के बता दो बस, क्या समझ लगी आपको, फिर मैं बताता हूं जी। जिसकी कोई बेस ना हो, ठीक होगी बात। आगे जी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। या अब जीरो बेस बजट के बारे में आप मेरी बात सुने, ऐसा बजट जो हर दफा नया ही बनाना पड़े, यानी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ना हो, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जीरो बेस बजट कि आपने हर दफा एक नई टेक्निक, सारा कुछ नया होना है, उसे कहते हैं जीरो बेस बजट। मतलब ऐसा होता है ना, पिछले साल इतनी सेल हुई अगली इतनी करनी है, नहीं, हर दफा वो एक नया ही टारगेट है। और जैसे सपोज दैट, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग ना जब फाइनेंस पढ़ते हो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है, फिर अकाउंटिंग वाली चीजें आगे एमएफए में इस्तेमाल होती है, लेकिन आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग तो हर दफा जब नया चैप्टर पढ़ते हो सारा कुछ नई तरीके से पढ़ते हो। तो इस तरह अक्सर ये और मसला मैं आपको बताता हूँ, जीरो बेस बजट की एग्जांपल है कि आप लोग ना ये मोस्टली ना लॉ के साथ होता है, बिजनेस लॉ के साथ। एक चैप्टर बंदे ने याद कर लिया, लिख भी लिया, सारा कुछ हो गया, हफ्ते बाद दोबारा से फिर वैसे याद करना पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे पहले जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं था। बेस क्या हो गई, जीरो। तो जीरो बेस बजट क्या होता है, जब भी बनाओ नया ही तरीका हो, ऐसे समझो कि पहले कुछ था ही नहीं, किया ही नहीं, है ही नहीं, हर दफा। और ये मोस्टली ना सर्विस बिजनेस के साथ होता है। भला कैसे, हर बंदे की डिमांड डिफरेंट होती है, हर बंदे की डिमांड डिफरेंट होती है। किसी ने कोई सर्विसेज लेनी होती है, किसी ने कोई सर्विसेज लेनी होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें, a simple idea of preparing a budget from a zero base each time as there is no expectation of current activity to continue। जो बना रहे हो ना, ये भी नहीं सोचना कि ये अगले साल इस्तेमाल करना है।
वन पीरियड उधर, वो कहता है जो करंट ईयर एक्टिविटी है ना, इस बजट की जो एक्टिविटी है ना, वो बस इसी बजट तक ही महदूद है। जब दोबारा बनाएंगे ना जीरो बेस्ड बजट, तो वो दोबारा एक नए तरीके से होगा। कहता है जीरो बेस्ड बजट इज नॉर्मली फाउंड इन सर्विस इंडस्ट्री वेयर कॉस्ट आर मोर लाइकली टू बी डिस्क्रिशनरी। क्या मतलब होता है? चेंज होती रहती है। हर देखे ना, हर बंदे की जो सर्विसेज हैं वो हर बंदे ने अपने तरीके से सर्विसेज लेनी होती है। A form of zero based budget is used to the local government। ये कहता है 4 स्टेप है इसके। पहला प्रीपेयर्ड डिसीजन पैकेजेस। क्या मतलब होता है? हमने डिफरेंट पैकेज इस्तेमाल, ये सर्विस देते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि ये पैकेज आते हैं पीटीसीएल के नेट के, कि जब आपने इतने एमबी का लेना है तो आपने ये फैसिलिटी होगी, इतने पैकेज लेना ये। वो कहते हैं कि ऐसा करो कि इसके लिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हो ना, तो डिफरेंट पैकेजेस तैयार कर लो, कि हर पैकेज के लिए बार बार आपको बजट ना करना पड़े, उसके सारे फैसिलिटीज फीचर्स आपको उसमें बता दो। तो कहते हैं आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल सर्विसेज दे मे बी प्रोवाइडेड एंड देन कॉस्ट ऑफ ईच। पहले आप वो एक अपनी एक्टिविटी डिफाइन कर लो, फिर उसकी कॉस्ट देकर फिर आगे जो उसके ऊपर रेवेन्यू लेना है रैंक कर लो। रैंक का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा जरूरी है उसको पहले परफॉर्म करो, जो कम जरूरी है उसको बाद में। फिर उसके बाद वो कहता है कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ फंडिंग दैट विल बी एलोकेटेड टू द। वो कहता है जी वो ये भी देख लें कि आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसको आपने किस किस तरह से फाइनेंस करना है, ये फंडिंग करनी है। यूज ऑफ द फंड इन ऑर्डर फॉर रैंकिंग अनटिल एग्जॉस्टेड। मतलब कि वो फंड जिस सर्विसेज के लिए आपने एलोकेट किया ना, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए ना, अगले फंड की बारी नहीं आ जानी चाहिए। तो जीरो बेस्ड बजट बेसिकली सिंपल है कि हर दफा नया बजट बनाना। इसकी एडवांटेज में ना एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, वो बस खूबसूरत है डिसएडवांटेज में, बाकी तो सिंपल है। एडवांटेज में क्या है? एम्फोसिस ऑन फ्यूचर नीड नॉट पास्ट एक्शन। वो जाहिर सी बात है, जब आपने वो करंट देखना है, पिछले को तो बेस नहीं बनाना। एलिमिनेट्स पास्ट एरर, जो पुरानी गलतियां हुई थी आगे नहीं होनी चाहिए। अ पॉजिटिव डिसइंसेंटिव फॉर मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस स्लैक इनटू देयर बजट। ये स्लैक इनटू देयर बजट का मतलब क्या था? अ पॉजिटिव डिसइंसेंटिव फॉर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को हम इंसेंटिव देते रहते हैं ना, और कोई मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होती जाती है ना, तो हमें उसको इंसेंटिव देने पड़ते हैं, और ये तो काम यहां दफा अलग करना है। ये तो एक्सपीरियंस वाली कोई बात ही नहीं है। हर दफा एक नई चीज है, हर दफा एक नया टारगेट मिलना है। तो इसका मतलब है कि वो जो मैनेजमेंट को इंसेंटिव देने वाली बातें है ना, वो भी इसमें नहीं कवर होती। कंसीडर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये तो है कि, और एनकरेजेस कॉस्ट रिडक्शन। इसमें बाकी तो कॉस्ट, ये कॉस्टली और टाइमली है या नहीं? सबसे वजह क्या है बोला? इसके अंदर लर्निंग कर्व फैक्टर जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो जो आप पहले बजट बनाओ, फिर दूसरा तीसरा, तो फिर आपको जो इसमें तो हर बजट ही नया है। मे लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस फॉर मैनेजमेंट, ऐसा है। सबसे ज्यादा ना मैं पता हूं जीरो बेस्ड बजट कैसी है। हर दफा पेपर में नहीं पता चला, आप 3 दफा अटेम्प्ट दे लें, ये नहीं कह सकते कि पहली अटेम्प्ट जो दी ना, अब दूसरी अटेम्प्ट में मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। नहीं, हर दफा पेपर एक नया तरीके से आता है। तो उसके लिए मतलब क्या होता है? स्ट्रेस रहती है, और इसका तो हर सवाल ही नया होता है। तो जो मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रेस इस बात की होती है कि पता नहीं अब कौन सा टारगेट होगा। ओनली रियली एप्लीकेबल टू अ सर्विस एनवायरमेंट, ये तो मे री इन्वेंट द व्हील ईच ईयर। ये क्या मतलब है? मे री इन्वेंट द व्हील ईच ईयर, ये एक ना ईडीएम के तौर पर है कि हर साल ना आपको हर चीज री इन्वेंट करनी पड़ेगी। वो जब ये नहीं होगा कि वो एक ही चीज को दोबारा आगे बढ़ाते जाओगे। और मेरी लॉस कंटिन्यू एक्शन है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। रोलिंग बजट, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रोलिंग बजट का नाम आप कह सकते हो, इसे परपेचुअल बजट भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस या परपेचुअल बजट। ये अगर ओवरऑल मैं इसकी सादा एग्जांपल दूं ना, रोलिंग बजट ऐसा होता है, वो रोल नहीं जैसे कि आपका एक बजट है ना, आगे इसके साथ एक चेन बनती जाती है। जैसे आपने पहले बजट बनाया, अगर मैं सादा एग्जांपल दूं, जनवरी, फरवरी और मार्च का, क्वार्टर का। जनवरी गुजर गया ना, तो आपका अगला बजट बनेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल का। फिर फरवरी गुजर गया, मार्च, अप्रैल और मई का। फिर मई को जैसे जैसे एक महीना गुजरता जाएगा, अब अगला महीना अपनी बजटिंग का हिस्सा बनाते जाओगे। ये मंथली भी हो सकता है,
क्वार्टरली भी हो सकता है। आप देखा ना ये सारे क्वार्टर, ये भी क्वार्टरली था, ये भी क्वार्टरली था और ये भी क्वार्टरली था। ईयरली भी हो सकता है। वो कैसे होगा? एक साल का बजट पूरा हुआ ना, अब अगला साल साथ शामिल करते जाओगे। यानी 12 महीने है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल का बजट बनाया। जनवरी गुजर गया, आपने अगले साल का जनवरी शामिल कर लेना। फिर फरवरी गुजर गया, अगले साल का फरवरी शामिल कर लेना। फिर जैसे जैसे एक टाइम गुजरता जाएगा अगला शामिल होता जाएगा। दूसरा यह है कि ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट भी होता रहता है। यानी आपने ये नहीं कहना कि एक दफा बजट बना लिया वो फिक्स रखना है। ये रोल का मतलब ही क्या होता है? रोल ओवर। इसका मतलब क्या होता है? रोल ओवर मतलब कि आपने जो पिछला है, वो जो नई चीज आएगी वो पिछले वाले को खत्म करके अपडेट करते रहोगे। आप लोग प्राइसेस अपडेट कर सकते हो, वॉल्यूम अपडेट कर सकते हो, कुछ भी। कहते हैं पीरियोडिक बजटिंग सिस्टम बजट नॉर्मली प्रिपेयर्ड 1 ईयर, टोटली सेपरेट बजट विल बी देन प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग ईयर। ये उसने पीरियोडिक के बारे में कहा है, रोलिंग के बारे में नहीं। इन कॉन्टिन्यूस बजट, कॉन्टिन्यूस किसका नाम है? रोलिंग का। कहते हैं द बजट फ्रॉम वन पीरियड इज रोल्ड ऑन फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट। रोल्ड ओवर का मतलब क्या है? कि वो पिछला निकाल के अगला शामिल करते जाओ। This means that the budget will be again prepared for 12 months in advance. This process is repeated each quarter, 1 month या half yearly. फिर इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप एक नजर में पढ़ लेना। पेपर में ये चीज भी आपको आ सकती है। ये अब पेपर में जो आने वाली चीजें है ना, बजट की डेफिनेशन, उसका प्रोसेस और प्लान, फिर आपके पास जीरो बजट और रोलिंग बजट की डेफिनेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद ये ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स फॉर बजटिंग। ये वो सवाल आएगा कि आपकी बजटिंग के ऊपर ये जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं और उनकी मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, ऐसा है या नहीं। और बजट बनाते वक्त अगर आपके एम्प्लॉय काम ही नहीं करते तो क्या करोगे? अब वो ना बचपन में हमें कहानी सुनाते थे घर वाले के, वो जब हम एक दूसरे की बात नहीं मानते थे ना बहन भाई, तो ऐसे एक छोटी सी कहानी फादर सुनाते थे कि ना वो एक गरीब लोग थे, तो बैठे थे किसी दरख्त के नीचे। तो वो भाई साहब कहता उनका फादर अपने बेटे को कि जाओ बेटा वो लकड़ी लेकर आओ, मैंने एक तीर बनाना है। अपनी बीवी को कहता है फला चीज लेकर आओ, मैंने ये चीज रस्सी लेकर आओ। अपनी बेटी को कहता है, तो वो पूछते हैं कि चलो अब हमने इसका करना क्या। कहता है ये जो ऊपर परिंदा बैठा है ना, इसका शिकार करते, फिर इसको या तो खुद खा लेंगे या बेच के अपने के लिए कुछ कमा लेंगे। तो वो परिंदा कहता है कि यार आप, क्योंकि कहानी थी कि आप मेरे साथ ऐसा ना करें, आप ऐसा करें कि ये दरख्त काट दें, इस दरख्त के नीचे ना अल्लाह ने एक खजाना छुपाया वो ले लें। वो खजाना मिल जाता है उन्हें, वो बहुत अमीर हो जाते हैं। उसके साथ जो चाचा मामा ताए या कजन होते हैं वो कहते हैं कि यार ये कल तो यानी एक टुकड़े के लिए तरसता था, आज ये मालामाल कैसे हो। वो पूछ लेते हैं, अल्टीमेटली वो बता देते हैं कि इस तरह से हम दरख्त के नीचे बैठे थे, सारी कहानी सुनाई। वो कहते ये तो काम बड़ा आसान है। वो भी चले गए अपनी बीवी को बच्चों को लेकर। वो अपने बेटे को कहता जाओ बेटा लकड़ी लेकर आओ, कहते किसी और को कहते। वो उसके अपनी बीवी को कहता है जाओ फला चीज लेकर, कहते तेरी टंगा टूटी है तू जाके लेके। तो परिंदा खुद ही बोल के कहता है कि भाई साहब आपने ले लिया, पहले घर को संभालो, पहले एक दूसरे की तो बात मानो। तो बेसिकली ये जो बजटिंग है ना, वो बजटिंग के लिए पहले अपनी टीम को तो मोटिवेट करे। बजट तो बना लिया, अगर हमारी टीम मोटिवेटेड नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना ह्यूमन और मोटिवेशनल फैक्टर, ये बजटिंग के ऊपर बड़े इफेक्ट होते हैं। जैसे कि बजटरी स्लैक है, सक्सेस ऑफ बजट इज हैवीली डिपेंड अपॉन द मोटिवेशन एम्प्लॉइज टू मीट द टारगेट। जब वो एम्प्लॉय काम करने को, कुछ नहीं ऐसे होता है, आप शायद घर में कोई मुलाजमी रखे हुए हो या किधर कहीं आपका वास्ता पड़ा हो, कोई ऐसे डैश होती हैं कि बंदा उन्हें जो मर्जी कह दे, काम नहीं करना। ऐसा होता है ना, किसी को थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो वो बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को वैसे कोई थप्पी शप्पी लगा दो, शाबाश दे दो, वो मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ होते ही नैश है। हमारे यहाँ भी एक बंदा है, उसको जब भी कोई काम किया तो उसकी शक्ल देखने वाली हो जाती। नाम ही ले सकते हैं, नाम ही ले सकते। मैंने उसे कहा यार तू काम करना कर, बस थोड़ा सा मुस्कुरा तो दिया कर, लेकिन मजाल है उसकी शक्ल वो हो ही मुझे लगता वैसी की है। चल, तो वो कहता है कि ये जो एम्प्लॉइज की मोटिवेशन है ना,
वो बस एम्प्लॉयज की जो मोटिवेशन है वो बहुत हैवीली डिपेंडेंट है टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर डिसफंक्शनल बिहेवियर, ये ऐसा बिहेवियर होता है शायद अभी तक तो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ साथ ना अपना उल्लू भी सीधा करते हैं, यानी एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, अपना बेनिफिट भी उसके साथ, जिससे उस नुकसान होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत, मतलब वो बायसनेस आ जाती है ना, कि वो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट शामिल हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है, बजट में आल्सो लीड टू डिसफंक्शनल बिहेवियर कब is when individual managers seek to achieve their own objective at the expense of the objective of all, मतलब उसके काम करने के साथ साथ अपना भी उल्लू सीधा कर लेता है। जैसे सपोज दैट कोई और ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्लाइंट है, वहां पर आप अपनी चीज भी प्रमोट करके आ जाते हो। जैसे आप कराची गए कंपनी के काम के लिए, तो वहां पर कोई आप चीज भी बेचते हो, उसकी भी एडवर्टीजमेंट वहां पर करके आए, सारा खर्चा कंपनी ने दिया, और वो तो फिर आप कर लेते हो। फिर वो कहता है बजटरी स्टाइल, कहता है दो तरह के बजटरी स्टाइल होते हैं, एक होता है इम्पोज्ड, एक होता है पार्टिसिपेटिव। इम्पोज का मतलब है उसको कहना भाई आप करो, कि उन पर इम्पोज किया जाता है जो लोग ना मेंटली तौर पर काम को एक्सेप्ट नहीं करते। एक होता है पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव क्या मतलब होता है मिलजुल के, उन्हें कहना यार ये हमारा ही काम, ऐसा लगे जैसे मतलब अपने इंप्लॉयज के साथ मशवरा करके। एक होता है अपने इंप्लॉय को बता देना, डायरेक्शन देना, इसे कहते हैं इम्पोज करना। एक होता है उसको मशवरा कर लेना, तो जब मशवरा करोगे ना, 2-3 मशवरे वो देगा ना, तो अगर उनमें से कोई अच्छा मशवरा लगा, कहते चलो ये ही अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उसकी अपनी वो एक लॉयल्टी भी शामिल हो जाती है। एंड ये तो आपको बताइए मोटिवेशन, और मोटिवेशन क्या क्या हो सकती है, या तो आप उसको कुछ इंसेंटिव दे दें, या आप उसको कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे देते इससे। लो जनाब, ये हमारा खत्म हो गया। और ये आपने पेपर के लिए क्या तैयार करना है, बजट की डेफिनेशन, पर्पस प्लानिंग और प्रोसेस पर्पस, जीरो बेस्ड बजट उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, रोलिंग बजट उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द बजटिंग। ये आपने लाजमी तैयार करने हैं कि अगर जिंदगी में कभी हालात खराब हुए तो इनमें से कुछ पढ़ एक दफा सारा लेना, ताकि वो कभी कोई और सवाल भी पूछ लेना तो आपको लिखना आए अपने अल्फाज में, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है कि आपने यही लिखना है तो वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है जनाब, चले जी, फिर कल मुल्तान सुल्तान वाला दोबारा सवाल कर लेते हैं। पास पेपर का पहला सवाल एक ही सवाल था, नहीं इसके अंदर है, ये जो 30 सवालों के बाद है, करके आना माल है अभी भी आप। अच्छा कल वैसे ये सवाल तो मैं करवा दूंगा, कल फ्राइडे है, कल क्योंकि टाइम थोड़ा होगा तो सैटरडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं ये भाई वो तो देखना है, ये सवाल आपने करना है, ठीक है, हाँ बात ठीक है।